नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अरूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन दिनों कन्नड़ फिल्मों की हीरोइन रान्या राव सुर्खियों में हैं और चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि एक्ट्रेस रान्या राव को दुबई से भारत में सोने की तस्करी करने के आरोप में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और बताया ही जा रहा है कि एक्ट्रेस दुबई से 14.8 किलोग्राम सोना अवैध रूप से भारत लेकर आ रही थी, जिसकी कीमत तकरीबन 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जा रही है। अक्सर भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर दुबई से सोना लाने वाले लोगों को पकड़ा जाता है और ये अलग अलग तरीकों से भारत में सोना लाने की कोशिश करते हैं और ऐसी ही एक कोशिश रान्या राव ने की। किस तरीके की ये कोशिश थी और ये जानते हुए भी हर दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि अलग अलग एयरपोर्ट्स पर इलीगल तरीके से, जो अवैध तरीके से सोने की तस्करी होती है, कोई भी तस्करी होती है तो पकड़ी ही जाती है, नज़रों से बच नहीं सकती है। उसके बावजूद ऐसी हिम्मत करना, वो भी एक सेलिब्रिटी लेवल की अगर शख्सियत ऐसा करती है, रान्या राव कन्नड़ फिल्मों का जाना माना नाम है, तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं। ये किस तरीके से लेकर आई थी, कैसे इसका खुलासा हुआ और अभी इस पर क्या अपडेट है? देखिए, पहले तो जो आप कह रहे हैं कि पकड़ी ही जाती, ऐसा नहीं है। स्मगलिंग का इतना बड़ा धंधा है पूरे भारत में। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं पूरे भारत में, और वहाँ पर आप देखिए कस्टम विभाग है वहाँ पर, और वहाँ पर जो सीमा शुल्क जो अधिकारी होते हैं वो तैनात रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मास लेवल पर गोल्ड की तस्करी होती है और ये किसी से छिपा नहीं है। कुछ केसेस ज़रूर डिटेक्ट होते हैं, वो तो हमें जो दिखते हैं वो डिटेक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मिली भगत होती है, पता होता है कौन ला रहा है, सबको पता होता है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं होता। डीआरआई का काम ही यही है कि वो रेवेन्यू इंटेलिजेंस गैदर करे जो देश के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रहा है। लाइक ये दुबई क्यों सेंट्रिक है सोने को लेकर, क्योंकि वहाँ सोना सस्ता है भारत के मुकाबले, और वहाँ जो ड्यूटीज़ हैं वो इतनी नहीं है। इस वजह से यहाँ वो ले आते हैं चोरी छिपे, और यहाँ आकर वो जो यहाँ सोने का भाव है उस भाव पर बेचते हैं। तो उनको करीबन 10 ग्राम में आप मानकर चलिए 10 से 15 हज़ार रुपये का फायदा हो जाता है। तो अगर किलो में बेचें तो आप सोचिए किस लेवल पर ही जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इस केस की अगर बात करूँ, करीब 12 करोड़ के आसपास का सोना बरामद होना। 30 बार ये मैडम जा चुकी हैं दुबई, तभी डीआरआई की नज़र पड़ी कि भाई ये कौन लेडी है जो बार बार दुबई आ जा रही है, ऐसा भी क्या है, ऐसा क्या है। तो इनकी बेल्ट को चेक किया गया, उसमें सोना निकला है। वो मिले हैं बिस्किट सोने के। और आप सोचिए करीब 17-18 करोड़ की जो पूरी वर्थ वैल्यू है वो जब्त हुई है। कौन लोग हैं जो जिनके लिए काम कर रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या वहां तक हाथ पहुंचेंगे डीआरआई के, क्योंकि मेन ब्यूरोक्रेट हैं, मेन कई पॉलिटिशियन हो सकते हैं इसमें शामिल, लेकिन सवाल ये कई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। हाँ, ये सारा जो धंधा है स्मगलिंग का, ये अकेले रान्या राव तो नहीं करके संभाल रही हो, तो कौन संभाल रहा था? पहला। दूसरा, डीजीपी की लड़की है, तो क्या डीजीपी साहब हालांकि सामने आए, उन्होंने कहा जी मुझे तो कुछ नहीं पता, और वो तो शायद हो सकता है ना भी पता हो। कई बार ऐसा होता है जो सेलिब्रिटी लेवल के लोग होते हैं, रईस बाप के, और उसके बाद अगर उनका भी अपना एक कद है, तो इस तरह की चीज़ों में पहले भी कई ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये काम किसके लिए कर रही थी रान्या? तेलुगु फिल्म, कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री है और प्लस कई मूवीज़ में भी काम कर चुकी हैं। ऐसे में एक ट्रिप का, यानी कि अगर ये एक ट्रिप दुबई से यहाँ तक लगाती थी, इनको 10 से 12 लाख रुपए मिलता था। इस तरह की जानकारी निकल कर आई। आप सोचिए इतनी बार ट्रिप करी है तो कितने पैसे इन्होंने बनाए हैं। ये गोल्ड अपने कमर्शियल क्वांटिटी का है, ये कोई ऐसा गोल्ड नहीं है कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जा रहे हो। इतनी बड़ी मात्रा में आप गोल्ड लेकर जा रहे हो। और जहाँ तक बात है, मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊँ, हमने कितनी चीज़ें बाहर से जो है वो इम्पोर्ट होकर यहाँ पर आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप अलग अलग पकड़े भी तो जाते हैं, मतलब ये हिम्मत कहाँ से मिली? मतलब मैं रान्या राव की बात करूं, हिम्मत में बताता हूं, हिम्मत कहाँ से मिली? पकड़ी कई बार जाती हैं और मैक्सिमम टाइम नहीं जाती हैं पकड़ी। आप इस बात को भी अंडरस्टैंड करो, चाइना से कितना माल आता है, कितने कई बार तो ऐसे होते हैं डीआरआई के अधिकारी पकड़ते हैं, कई बार कस्टम के अधिकारी पकड़ते हैं जो ड्यूटी चोरी करके ला रहे होते हैं यहाँ पर। कितने ऐसे मोबाइल फ़ोन्स कई बार कितने ह्यूज मात्रा में मैंने देखे आईफोन पकड़े गए, क्योंकि वो ड्यूटी उसको पे नहीं करा और यहाँ चोरी छिपे ला रहे थे। ये तो चलिए, वो ये चीज़ें ऐसी है जो छिपाई जा सकती हैं। वो तो इतना बड़ा अगर कोई चीज़ हो तो वो कैसे लाएंगे? कंटेनर के थ्रू आते हैं वो, जो है वो शिप के ज़रिए आते हैं। तो इतने बड़े लेवल पर घोटाला है ये, इतने बड़े लेवल पर। ऐसा नहीं है गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं है, या डीआरआई को जानकारी नहीं है, या कस्टम डिपार्टमेंट को, सबको पता है।
इतना मोटा पैसा चढ़ता है ये लाने ले जाने जो लेकिन लोग पकड़े भी तो जाते हैं, हम तो डेली खबरें देखते हैं, आज यहाँ पकड़ा गया सोना, वहाँ पकड़ा गया। ठीक है, जिसकी ये कहा जाए दूसरे सेंस में सेटिंग खराब हो गई वो पकड़े जाते हैं। अच्छा। या कई बार ऐसा भी होता है, ईमानदारी वाले केसेस भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते, अधिकारी ईमानदारी से भी काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो अनरिपोर्टेड है। 30 बार आई, इतना सोना यहाँ आ ये जाता तो है। 30 बार आई गई है, तो इसके बाद पकड़ी तो आज ही गई। आज ही गई है, तो मतलब इसके बाद जो 29 बार आया जाने का कार्यक्रम हुआ आने जाने का, उसमें जो स्मगलिंग हुई है वो उसका क्या मिली account भगत कौन में देगा? थी? वो अकाउंट उसका कौन देगा? कितनी नहीं, स्मगलिंग मैं हुई, दूसरा किस-किस सवाल को? पूछ रहा हूँ कि वो मिली भगत में थी, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि मिली भगत बिगड़ गई, या तब ईमानदारी से काम नहीं हुआ, उतनी जांच परख उस लेवल की नहीं हुई कि बच के निकल गई? इस बार और चलिए, सख्ती मैं हुई। ये मान लेता मतलब हूँ। कैसे, क्या समझे, क्या क्या मैं इसमें इसको निकालें दोनों ही सच? सेंस में समझता हूँ। पहला कि ये सेटिंग की गेम पर चलता है, दूसरा ठीक है। अधिकारियों को अब जब टिप ऑफ होगी वो काम करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है टिप ऑफ ही नहीं होती, पता ही नहीं होता जी कौन क्या कर रहा है, नहीं स्कैनिंग में आया, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो स्कैनिंग मशीन तक को आप सोचिए धोखा दे देते हैं। और इस केस में तो एक पुलिस वाला भी पकड़ा गया है जो प्रोटोकॉल, आप ये सोचिए कि ये लेडी सिक्योरिटी चेक से ही नहीं गुजरी थी, ये इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। अच्छा, कि तो जब DGP सिक्योरिटी चेक से ही नहीं गुजरोगे तो क्लियरली आ जाओगे, आना जाना कर लोगे, क्योंकि आप प्रोटोकॉल। और कई बार तो चिराग देखने में आता है बिल्कुल आदमी अपने शरीर के अंदर भी छुपा कर ला रहा है, पता नहीं कौन कौन सी जगह में शरीर के छुपा के ले आते मतलब हैं। आप सोचिए ना, ड्रग्स कहाँ कहाँ लोग छिपा के लाते हैं, कई स्वेलो कर लेते हैं, पेट में कहीं के निकलते हैं, अलग अलग जगहों पर निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोग छिपाते हैं और लाते हैं ऐसे, तभी तो स्मगलिंग हो रही है इतने वास्ट लेवल पर। और जहाँ तक बात है, ये बेसिकली कर बचाने के लिए है कि वहाँ सस्ता है सामान, यहाँ वहाँ से यहाँ लाते हैं और यहाँ आकर इसको महंगे दामों में बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। ऐसे मामलों में अब जब चूंकि रानिया का पुरानी डिटेल भी निकाली जा रही है और कितनी बार आई गई हैं, क्या किया, कहाँ गया पैसा, क्या स्मगलिंग की या नहीं की, या नॉर्मल इनका रूटीन टूर था, अब जब ये पकड़ी गई हैं और इतने सोना भी इनसे बरामद हुआ है, अब इस पर क्या कार्रवाई होती है? क्या इसमें कानून के तहत इनको कितनी सज़ा हो सकती है, या मामला किस तरीके से अब आगे रहेगा? देखिए, ये डीआरआई जो डिपार्टमेंट है, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, ये कर की आपने चोरी करी है बेसिकली। ठीक है। भारत की कर को नुकसान पहुंचा है, जो कर मिल सकता था वो नहीं मिला है। एक तो वो केस आपके ऊपर चलेगा, दूसरा एक ही क्रिमिनल ऑफेंस भी है कि जिसमें आपने एक गोल्ड स्मगल करके आप यहाँ पर ला रहे हैं। तो पहले तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि फिर ये नेटवर्क की ये कहाँ जा रहा है, ये किस किस जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ईडी भी इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हुआ थी, क्योंकि जब दिखता है कि मनी ट्रेल हुआ है और पैसा हवाला के जरिए रूट हुआ है, तो वो एक अलग लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई ऐसा साधारण मामला नहीं है जो हमें सिर्फ दिख रहा है कि गोल्ड की कुछ करोड़ की स्मगलिंग हो गई। आप ये सोचिए कितनी बार ये आई हैं, कितनी बार कितना करोड़ का गोल्ड लेकर आ गई हैं। ये तो नेचुरल सी बात है ना कि ये जो जांच की प्रक्रिया है, आप भी बता रहे हैं, हालांकि मैं तो ये कह रहा था कि इतने केसेस आते हैं, इतने लोग पकड़े जाते हैं, फिर कैसे स्मगलिंग हो रही है, लेकिन आपका कहना है कि तो पकड़े कम जा रहे हैं, स्मगलिंग ज़्यादा हो रही है। तो मेरा सवाल ये कि वो जो जांच की प्रक्रिया है वो किन चरणों में होती है, कैसे लोग छूट जाते हैं या कैसे लोग पकड़े जाते हैं? देखिए, पकड़े तो वो जाएंगे जिनके बारे में टिप ऑफ होगी। वो जब पकड़े जाते हैं तो नेचुरली कार्रवाई होती है, जैसे इस केस में हुई, अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया। इसमें डीआरआई ने अपना मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा कर चोरी का भी दर्ज होता है, इसमें इनकम टैक्स अलग नोटिस सर्व करता है। इसमें ईडी इन्वॉल्व हो जाता है जब अगर ये दिखे कि ये हवाला का, इसमें पैसा का लेन देन बहुत बड़े वास्ट लेवल ब्लैक मनी का यूज हो रहा है, तो बहुत सारे सेक्शंस इसमें इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग बीएनएस एक्ट भी हो जाएगा, नेचुरली क्रिमिनल ऑफेंस भी बनेगा। तो हो तो जाने को हो जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या हर केस में ऐसा होता है? हाँ। और हर केस में कि ये केस कन्विक्शन तक लीड होता है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केस हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई चली, वो कुछ दिन जेल गया, फिर बाहर आ गया, बेल हो गई, उसके बाद केस का पता ही नहीं है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है और कोई पहला या आखिरी मामला भी नहीं है। सवाल ये है कि जो जांच एजेंसियां हैं, खासकर एयरपोर्ट पर जो जांच की प्रक्रिया है, उसमें अगर धीरे धीरे और कड़ाई होगी और उसके स्टेप बनेंगे, जांच के कुछ और चरण उसमें बनेंगे, तो निश्चित तौर पर इस तरह से जो मामले हैं, जैसे रान्या राव को पकड़ा गया और कहा जा रहा है कि पहले भी 30 बार आना जाना इनका हुआ है और संदेह है कि तब भी स्मगलिंग हुई होगी, तो शायद रान्या राव पहले ही पकड़ी जा सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर